हर चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनावों की आज घोषणा हो गई है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। जी। टिकट के दावेदार हैं क्या? सुनीता दुग्गल की टिकट काटने की आवश्यकता नहीं है कि 4 से 5 पार्टियां बदलने के बाद 2 महीने पहले ताजा ताजा अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया है, उससे जमीनी स्तर पर जुड़ा कार्यकर्ता नाराज होगा। बीजेपी में जो आता है वो अच्छी छवि का तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। नहीं, ऐसी कोई बात क्या नहीं। लगता है कि सुनीता दुग्गल के खिलाफ वोट मांगेंगे या उनके? मोदी साहब ने देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान का योजना का बीमा दिया। हमने आयुष्मान का जिक्र किया। आज हरियाणा में 575 प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान का इलाज करने से मना कर दिया है। चुनावों से एन ठीक वक्त पहले है। 4.5 वर्षों से गठबंधन में चल रही जेजेपी व बीजेपी अलग हो गई है। जी जी। नुकसान होगा क्या चुनाव? कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी पढ़ा होगा ना आपने। जी जी। उन्होंने कहा कि बदनामी हो रही थी हमारी गठबंधन। विपक्ष तो कह रहा है कि डम्मी सीएम है जो प्रदेश के ऊपर थोप दिया गया। अब की बार 400 पार का जो नारा है बीजेपी सरकार दे रही है। हरियाणा में अब की बार 10 की 10 पार होगी क्या? बिल्कुल निस्संदेह। 4 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। डर है किस चीज का? नहीं, कोई डर नहीं है। पार्टी वहां अपने नए समीकरण देख रही है। हरियाणा के अंदर एक अश्लील वीडियो है जो वायरल हो रही है। बीजेपी सांसद से जोड़ के बताया जा रहा है। इसको क्या लगता है? तो सब कार्यकर्ता अगर पार्टी की नीति रीति के साथ काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आदरणीय बराला साहब सभी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, सुभाष बराला जी की जो पकड़ है प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी मजबूत है। कहीं ना कहीं तो आश्वस्त आपको किया होगा ना कि वेट फुला जी आप निश्चित रहिए, आपके लिए मैं हूं। आजकल क्या व्यवस्था रहती है कि बच्चे जो है वो काम लग गए तो बुजुर्ग जो है वो जा नहीं पाएगा। जाएगा तब पाएगा जब उसके परिवार के 2 लोग उसको ले। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में फतेहाबाद से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेद फुला होंगे। वेद फुला से जानेंगे कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों में फतेहाबाद से विधायक बनने की रेस में हैं। इनसे जानेंगे कि जो ये रेस लगा रहे हैं वो कछुआ रेस साबित होने वाली है या खरगोश की रेस बनकर सबको चुकाने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है वेद फुला साहब। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम जी। सर, चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनावों की आज घोषणा हो गई है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। जी। टिकट के दावेदार हैं क्या? वो भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ तो निस्संदेह मैं पिछली बार भी टिकट मांग रहा था जब 2019 में विधानसभा चुनाव थे और 2024 में भी। इस बार कितना आश्वस्त है टिकट को लेकर आप? आश्वस्त तो पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा इस बात को लेकर के रहता है कि पार्टी किस काम की कहीं भी जिम्मेवारी लगाए। तो ये कहा जाता है कि बीजेपी में तो पहले देश फिर पार्टी और फिर बाद में परिवार। तो यहाँ तो कि कोई भी जिम्मेवारी जो पार्टी दे उसके लिए तैयार है। जिस तरीके से नए शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट दे रही है, लगता है कि आपका नंबर लग जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखो राजस्थान के अंदर चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो उसमें जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने चुनाव लड़ाया। अभी जो पिछली लोकसभा की पहली लिस्ट 197 उम्मीदवारों की जो आई तो उसमें 70 लोगों की टिकट काट करके नए कार्यकर्ताओं को भी दी गई है जो पुराने पार्टी के काम कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, उसी उम्मीद के साथ मैं भी कायम हूँ। सुनीता दुग्गल की टिकट काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा कुछ नहीं है, टिकट किसी की नहीं काटी गई। ये अपने अपने समीकरण है। सुनीता जी को पिछली बार टिकट दी गई 2000 जब 19 में तो उस टाइम पार्टी के बहुत सारे साथी टिकट मांग रहे थे तो उनको लड़ाया गया। अब की बार अशोक तंवर जी को लड़ाया गया। लगता नहीं है कि 4 से 5 पार्टियां बदलने के बाद 2 महीने पहले ताजा ताजा अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया है, उससे जमीनी स्तर पर जुड़ा कार्यकर्ता नाराज होगा? देखिए, इसमें ये क्या है, हर पार्टी जब सरकार बनती है तो ये मान के चलो कि जो जीत के जो लोग जाते हैं तभी सरकार बनती है और सब लोगों की अपनी अपनी एक दायरा है काम करने का। तो अशोक तंवर जी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा में उन्होंने काम किया है और इस लोकसभा से वो सांसद भी रहे हैं। तो उनकी पिछली जब आप देखते हैं तो जो मोदी साहब की बहुत अच्छी लहर थी, अब की बार भी उससे बड़ी लहर है। उस लहर में भी अशोक तंवर जी को 3 लाख के आसपास वोट आए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनका भी यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और उनके चाहने वाले लोग हैं। अशोक तंवर जी 2000 पिछले चुनाव में भी कर रहे थे ट्राई बीजेपी की, उसमें भी मैं आऊँ। पिछली बार नहीं बन पाए, तब की बार वो आए हैं तो पार्टी ने उनको टिकट दी है। अच्छी छवि के आदमी है, कोई ऐसा तो कोई है नहीं कम कह सकते हैं कि बहुत बुरी छवि के कोई आदमी हो। नहीं, बीजेपी में जो आता है वो अच्छी छवि का तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने अपना नजरिया है सोचने की। क्या लगता है कि सुनीता दुग्गल के खिलाफ वोट मांगेंगे या उनके काम को देखते हुए वोट मांगेंगे? नहीं, सुनीता जी ने अच्छा काम किया है और उनके काम देखो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो,
या नीतियों से काम होते हैं। यहाँ कोई आदमी व्यक्तिगत काम नहीं करता। तो उदाहरण के रूप में अगर मोटे तौर पे मैं बताऊं तो मोदी साहब ने देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान का योजना का बीमा दिया है, तो वो किसी व्यक्ति ने तो नहीं दिया ना। इस लोकसभा के अंदर भी मतलब लाखों लोगों को ये मिला है। अगर आप मानेंगे देश के अंदर 12 करोड़ लोगों को मोदी साहब ने शौचालय दिए हैं, तो इस लोकसभा में भी मिले हैं, तो किसी व्यक्ति ने तो नहीं दिए ना, एक योजना के माध्यम से मिले हैं। देश के अंदर 11 करोड़ लोगों को मतलब नल से जल मिला है, इस यहाँ पे भी मिला है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं कि योजना के माध्यम से चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, वो योजना से काम करती है। आपने आयुष्मान का जिक्र किया, आज हरियाणा में 575 प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान का इलाज करने से मना कर दिया है। नहीं, वो मुझे पता है इस बात का, कुछ लेकर के ये है ऐसा है कि जब ये योजना हरियाणा प्रदेश में लागू की गई है तो बाहर कोई उस हॉस्पिटलों का गवर्नमेंट के पास डाटा ऐसा है कि जहाँ कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं उनको ठीक किया जा रहा है। तो इस पॉलिसी में थोड़ा वो चेंजिंग कर करके डॉक्टरों से बातचीत चल रही है। और आप ये देखिए, ये एक अलग पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू देखिए ना कि कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आप गांव में जाते हैं तो गरीब से गरीब आदमी जिसने घुटनों का ऑपरेशन करवाया है, किसी ने मतलब कुछ छल्ला डलवाया है, जो आदमी पिछले जिनके परिवारों में या गांव में भी ऐसी हिस्ट्री रही है कि जो लोग पैसे के अभाव में इलाज के कारण मर जाते थे, लेकिन आज वो लोग उम्मीद के साथ हैं कि हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा इलाज होगा। सर, आपने कहा कि लोगों ने फायदा उठाया है। आने वाले कुछ दिनों तक यदि सरकार और डॉक्टरों के बीच वार्ता सफल नहीं होती तो नुकसान भी तो होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो योजना बनाई गई है तो सरकार ने लाभ के लिए बनाई है। और ये पैसे जो है जिनके जो डॉक्टरों के हैं, जितना उनका बनता है, जो उन्होंने कहा कि हमें इतना मिलना चाहिए तो मिलेगा। ठीक है, बातचीत चल रही है, बिल्कुल सार्थक बातचीत है। डॉक्टर जो कह रहे हैं उसी हिसाब से ही उसी फल उनको प्राप्त होगा। चुनावों से एन ठीक वक्त पहले है, 4.5 वर्षों से गठबंधन में चल रही जेजेपी व बीजेपी अलग हो गई है। जी। नुकसान होगा क्या चुनावों में? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका आप बयान पढ़िए। उन्होंने खुद आज निकल बोला, कहा कि हमारा बड़ी बिल्कुल सुखद मतलब स्थितियों में ये जो गठबंधन जो है अलग हुआ है, वो 11 सीट मांग रहे थे, उनका खुद का बयान है, और हम उतनी दे नहीं पा रहे थे, तो उनको ये कहा कि वे अपना लड़िए, हम अपना लड़ते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी पढ़ा होगा ना आपने? जी जी। उन्होंने कहा कि बदनामी हो रही थी हमारी गठबंधन रखने। जब एक बड़ा नेता जब बोल देता है, केंद्र के गृह मंत्री ने जब ये बात कही है, तो कैलाश जी का एक अलग नजरिया रहा होगा, जो उन्होंने आकर लोगों की बातचीत सुनी होगी, लेकिन जो एक उसकी वास्तविक स्थिति जो थी और देश के गृह मंत्री जी ने जनता के सामने रखी है। 9.5 वर्षों से प्रदेश की सेवा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी बदल दिया गया है। जी जी। क्या आवश्यकता आन पड़ी थी जैसी? आप मनोहर लाल जी का बयान देखिए कि 9.5 साल से जो मुख्यमंत्री देश की हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, और जब उनको बदल करके नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उनका बयान क्या था? भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है कि नए नेताओं को सामने लाने की। यहाँ ये चलती रहती है, निरंतर चलती है। जैसे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो। और ऐसा नहीं है कि वो बड़े अनुभवी नेता हैं और उनका अनुभव का लाभ हरियाणा को मिला, और हम तो मतलब उनके उज्जवल भविष्य की मतलब हरियाणा का प्रत्येक नागरिक जो है कामना करता है कि वो केंद्र में जाकर के देश की भी सेवा करें। लगता नहीं है कि आपको लोग पंजाबी जो बिरादरी नाराज हुई होगी इससे? बिल्कुल नहीं हुई होगी। पंजाबी बिरादरी इस बात को लेकर के खुश है कि जिस हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बना उसने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार करते थे, अपने परिवार का घर भरते थे, अपने रिश्तेदारों का घर भरते थे, अपने कार्यकर्ताओं के घर भरते थे, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री पंजाबी समाज से, हम तो ये कहेंगे पंजाबी समाज का बीजेपी में कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन पंजाबी समाज इस बात से गर्व करता है कि 9.5 साल से एक हमारा साथी उनके समाज का हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा, जिसने निष्कपट भाव से हरियाणा की सेवा करी, जिसके ऊपर किसी भी तरीका का लक्षण नहीं है। इससे बड़े मान सम्मान की बात पंजाबी समाज के लिए नहीं है। बीजेपी को कोई ना कोई तो कमी नजर आई होगी ना मनोहर लाल जी में, जो चुनावों से एन वक्त पहले बदलना पड़ गया? नहीं, कमी नहीं नजर आई होगी। मोदी साहब ने खुद उनकी प्रशंसा करी है और उनको चुनाव लड़ा रहे हैं करनाल से। अगर करनाल से चुनाव लड़ा करके उनको केंद्र में लिया जा रहा है तो कमी वाले आदमी को थोड़ी लिया जा रहा है। तो ये उनमें कोई खूबी होगी कि उनकी भूमिका जो है, एक दायरे छोटा, मतलब हरियाणा प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, 10 सीटों का लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से 90 सीटों का है। अगर वो केंद्र में जाते हैं और पूरे देश की सेवा करते हैं तो भूमिका उनकी बन गई ना। बड़ी विपक्ष तो कह रहा है कि डम्मी सीएम है जो प्रदेश के ऊपर थोप दिया गया है। विपक्ष का काम है, विपक्ष किसी भी बात को, वो हमारी बात की अच्छी से अच्छी योजना हमारी कोई होगी तो उसकी वो आलोचना करेगा। जो आलोचना नहीं करेगा तो उनको पूछेगा कौन? वो तो चाहे कोई भी अच्छा काम क्यों ना करे, लेकिन आप विपक्ष भी इस बात को मानता है कि मनोहर लाल जी ईमानदारी के साथ 9.5 साल उन्होंने सेवा करी है, लेकिन उसकी भी आलोचना करते हैं। सीएम बने हैं नायब सैनी, नए सीएम बने हैं, आज आचार संहिता भी लग गई है, लगता नहीं है कुछ कर नहीं पाएंगे 6 महीने तक? नहीं, आचार संहिता में तो कोई नहीं कर पाएगा। आचार संहिता में मनोहर लाल जी बैठे रहते हैं ना, क्या नुकसान था? ऐसा कुछ नहीं है कि मनोहर लाल जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है करनाल से और उनको केंद्र में ले जाया जा रहा है। अगर वो सांसद बनेंगे तभी केंद्र में जाएंगे ना। अब मान लो वो मुख्यमंत्री रहते तो लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ते? लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद ही वो केंद्र में जाएंगे, तो भूमिका चेंज करी जा रही है। तो ये ऐसा कोई विषय नहीं।
विपक्ष ने कहा है कि जो जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूटा है, ये भी एक फिक्सिंग है, इससे कितना सहमत है? देखो, विपक्ष का काम है, विपक्ष ने तो ये कहना ही कहना है कि विपक्ष, देखो यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। अगर आप 2019 का इलेक्शन में जब रिजल्ट आया ये, तो उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि हमारी एक जो है बातचीत मतलब है इनके दुष्यंत चौटाला के साथ चल रही है। अगर दुष्यंत चौटाला हमारे साथ बातचीत करता है तो हमारी कोई शर्त नहीं, हम हर चीजें खुली हैं। अगर वो उनके साथ चले जाते तो वो अच्छे थे, और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली तो वो गलत हो गए। यानी अपना अपना एंगल है हर किसी आदमी के सोचने का। अब की बार 400 पार का जो नारा है बीजेपी सरकार दे रही है, हरियाणा में अब की बार 10 की 10 पार होगी क्या? बिल्कुल निस्संदेह। 4 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, डर है किस चीज का? नहीं, कोई डर नहीं है। पार्टी वहां अपने नए समीकरण देख रही है किसी भी तरीके से। देखो, कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में आती है, इलेक्शन में आने के बाद में वो विपक्ष कौन सी किसको उतारेगा, हम किसको उतारेंगे, समीकरण तो हर कोई देखता है। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप हमेशा से एक अलग तरीके की तैयारी करके चलती है, अपने पत्ते बिल्कुल लास्ट में जाके खोलती है। तो चीजें जो है वो 4 सीटों पर अभी 2 दिन के अंदर डिक्लेयर हो जाएंगी। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर एक अश्लील वीडियो है जो वायरल हो रही है, बीजेपी सांसद से जोड़ के बताया जा रहा है, इसको क्या लगता है कि सच्चाई है किसमें? देखो, इसमें आप मीडिया से लगे लोग हैं, इन चीजों का ज्यादा कंटेंट्स को आप अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो तो आप लोग बताइए कि उनकी थी कि नहीं थी। अब किसी आदमी की है या नहीं है, मुझे तो इस बात का पता नहीं। नहीं, आपकी जो पहुंच है ना, आज भी मैं एक फोटो देख रहा था, स्क्रीन पे हमारी फोटो चल रही है, एक नरेंद्र मोदी जो देश के पीएम हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सब बैठे हैं, आप पीछे खड़े हैं। तो मतलब पहुंच तो आपकी जो है दूर तक है, बात तो आपकी हुई होगी ना? नहीं, इसमें पहुंच और ना पहुंच वाला कोई इशू नहीं है। ये तो देखो एक टेक्निकल चीज है, कौन आदमी है या नहीं है वो तो आप लोग जान सकते हैं। लेकिन जहां तक फोटो की बात है, तो ठीक है कि ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था हरियाणा प्रदेश के अंदर, अपने सूरजकुंड के अंदर। उसमें हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां लगी हुई थी। तो उसमें हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे उस टाइम कृष्णपाल गुर्जर जी, और उस कार्यक्रम का पूरा जो प्रबंधन के नाते काम देख रहे थे वो तो सारा का सारा आदरणीय मनोहर लाल जी देख रहे थे। हम सब कार्यकर्ता उस फोटो के अंदर हैं। और आज भी बहुत सारे लोगों का फोन आया कि जी फोटो में जितने लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, लेकिन अकेले आप ही रहे हो। तो मैंने कहा भी भाई भगवान ने सुना और बालाजी महाराज की कृपा रही तो 2024 में मेरे को भी पार्टी की कहीं ना कहीं इस तरह के स्थान पे ले जाएगी जिसमें मैं कोई संवैधानिक पद पे जा पाऊंगा। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने सांत्वना तो दी होगी ना आपको? नहीं, बराला साहब मेरे मतलब बड़े भाई भी हैं, बराला साहब मेरे मतलब एक मार्गदर्शक भी हैं। उनके साथ लग करके काम सीखा मैंने, हमने लगातार उनके नेतृत्व में काम किया है। और बीजेपी में ये रहता भी है कि तरुण जी के मैं अपना जिला एक छोटा सा जिला है, और यहाँ इतने बड़े कद का कोई नेता हो तो उसके साथ काम करके चलते हैं तो सीखने का बहुत कुछ मिलता है। और सांत्वना क्या है कि वो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं। उनके साथ जितने कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो सब कार्यकर्ता अगर पार्टी की नीति के साथ काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आदरणीय बराला साहब सभी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, सुभाष बराला जी की जो पकड़ है प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी मजबूत है। कहीं ना कहीं तो आश्वस्त आपको किया होगा ना कि वेट फुला जी आप निश्चित रहिए, आपके लिए मैं हूं। नहीं, ऐसा आश्वस्त करने का कोई इशू नहीं रहता। लेकिन बराला साहब एक बिल्कुल बड़े कदावर नेता हैं। हरियाणा प्रदेश में भी और देश में भी उनकी पहचान है, क्योंकि पार्टी के विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है। और मैं तो कहूंगा कि फतेहाबाद वासियों के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी एक अच्छी बात है कि फतेहाबाद जिला बनने के बाद में कोई एक सांसद हमारे जिले से बना है। ऐसे तो मान शिक्षा लोकसभा में आते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये बड़ी एक अच्छी बात हम गर्व कर सकते हैं कि एक राज्यसभा सांसद हमारे जिले से, और एक ऐसा साधारण परिवार से आदमी जिसने अपनी राजनीति शुरू करी हो, किसान परिवार से, जिसके बैकग्राउंड में कोई आदमी ने गाँव में शायद कोई मेमोरी का भी चुनाव लड़ा हो, और वो एक राज्यसभा का सांसद बनता है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसे नेता के साथ काम किया है जिसने लगातार बीजेपी की नीतियों के साथ, बीजेपी की जो नीतियां हैं आम जन तक पहुंचे, उसके लिए संघर्ष किया है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। टोहाना से आते हैं राज्यसभा सांसद जो सुभाष बराला, टोहाना से आते हैं। कट्टर दुश्मन मैं कहूँ कि देवेंद्र बबली जो उनके जेजेपी से हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्या? बीजेपी में शामिल होंगे ना, वो तो बबली जी जवाब दे सकते हैं। अंदर खाते बातचीत तो चल रही होगी ना आप लोगों की? वो तो बबली जी बता सकते हैं, उसमें क्या बता सकते हैं। क्या संबंध मधुर हो जाएंगे यदि कल को बीजेपी में आ जाते हैं तो? ऐसा वो तो बाद में देखेंगे, भविष्य के गर्भ में है क्या होगा क्या नहीं होगा। वेटफुला जी, आजकल आप बुजुर्गों को भगवान के दर्शन करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं जी, क्या भगवान में आस्था ज्यादा है या चुनावी स्टंट है ये? वो आप जैसे आपका नजरिया है, आप जैसे सोचें, लेकिन मेरा कोई चुनावी स्टंट नहीं है। चुनावी स्टंट करने के लिए सभी वो बहुत सारे और तरीके होते हैं। और मेरे साथ मैं अकेले यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा। कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, जजपा के भी कर रहे हैं, इन्हें लोग भी कर रहे हैं,
आम आदमी पार्टी के भी कर रहे होंगे और बीजेपी के भी कर रहे हैं। वेद फुल्ला को ऐसा इशारा तो नहीं मिला कहीं मुख्यालय से भी आप तैयारियां शुरू कर दीजिएगा? नहीं है, ऐसा कोई इशारा नहीं है, लेकिन मेरी एक आस्था है और मैं ये भगवान ने मुझे इतना योग्य बनाया है या मेरे दोस्त मित्रों ने मिलकर के जो काम कर रहे हैं, तो मेरे शुरू से मानना था कि भाई जो आदमी अपने जीवन में सदा अपने परिवार के लालन पालन के लिए लगा रहता है, उसके साधन संपन्न नहीं होता, और जब वो 60 साल का हो जाता है तो उसके बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। और एक बुजुर्ग को यात्रा कराने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए। अगर आप बस में जाते हो तो उनको लेके जाना, उनको उतारो, फिर दर्शन करा के वापिस लाओ। तो घरों में आजकल क्या व्यवस्था रहती है कि बच्चे जो है वो काम लग गए तो बुजुर्ग जो है वो जा नहीं पाएगा। जाएगा तब पाएगा जब उसके परिवार के 2 लोग उसको लेके जाएंगे, और वो उसका घर का स्थिति जो है उसको मतलब अलाउ नहीं करती। तो हमने ये सोचा कि भाई जो आदमी मरने से पहले, हर आदमी सोचता है कि मैं कम से कम अपने भगवान के दर्शन तो कर लूं। तो एक भगवान जी ने शायद ये जिम्मेवारी मुझे दी है, या हो सकता है कि उनका कोई इशारा हो कि भाई आपने ये काम करना है। तो मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ, ये परमात्मा ने कोई थोड़ा इस तरीके का किया होगा। जब भी इस यात्रा से संबंधित चित्र हमारे सामने आती है, रतिया विधानसभा के बुजुर्गों की जो भागीदारी है बड़ी कम नजर आती है। नहीं, अभी हमने फतेहाबाद की इसलिए शुरू किया कि जैसे ये बागड़ी बेल्ट हमारी जो इस साइड की है, तो ये सारी राजस्थान जाना चाहती है, क्योंकि ये जो भट्टू इलाका जो हमारा जो है, ये सब लोग अपने राजस्थान में धोखा लगाना जानते हैं। अब थोड़ा सा अगर गुन्ना की तरफ हम जाएंगे तो गुन्ना के जो हमारे जो जिसमें ये देशवाड़ी बेल्ट आ जाती है, तो वो शायद वो अब की बार हम यात्रा लेके जा रहे हैं अपने हरिद्वार, और फिर इस पंजाबी बेल्ट में जाएंगे तो पंजाबी बेल्ट के साथ ही पंजाब इधर जाना पसंद करेंगे, या माता के जाना पसंद करेंगे, हरमिंदर साहब जाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से पहले इस साइड की होगी, फिर वो आगे घूमते हुए मैं कोशिश करूंगा कि हर लोगों को ले जा पाऊँ। मतलब पहले फतेहाबाद विधानसभा को घुमा लिया जाए। बिल्कुल, ऐसा तो सोच रहे होंगे ना? बिल्कुल सोच रहा हूँ। विधानसभा से वोट भी जो लेने हैं, वोट तो बिल्कुल लेने हैं ना? बिल्कुल लेने हैं। फुल्ला जी, आज जब मैं आपको यहाँ लाने से पहले लोगों के विचार जानने उनके बीच में पहुंचा, विपक्षी पार्टियों के बीच में पहुंचा, विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वेद फुल्ला भाजपा के जिला अध्यक्ष थे फतेहाबाद के, तब अफसरों से मंथली इकट्ठी किया करते थे सत्ता के दबाव में। कितना सच मानते हैं? नहीं, वो तो आप लोग जाने और वो अधिकारी लोग जाने, या आपके जो जिन कोई आदमी को इसका गवाह है तो आपके सामने आगे इस बात की बात कही, या कोई आदमी अधिकारी ये बात कहे हमारे ऊपर ये प्रेशर लगाया जा रहा हो, ये किसी ने को कहा है तो आरोप लगाए, तो साबित करे। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, खुली चुनौती आपके मतलब चैनल के सामने दे रहा हूँ, कोई आदमी सामने आए बताइए इस बात को लेकर के क्यों आरोप लगते हैं आप लोगों के ऊपर? आज पहली बार मैंने सुना आपके मुंह से, मेरे सामने किसी आज तक किसी आदमी ने कहा ही नहीं। आज पहले आदमी आप हो जो आपने ये बात कही। जी जी जी। मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में काम करते लगभग 28 साल हो गए। बिल्कुल। और 10 साल हम सरकार के अंदर हैं। तो आज पहले आदमी है गोयल साहब, आपने मुझे ये बात कही, लेकिन आज नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष कह रहे हैं। नहीं, विपक्ष नहीं, मुझे किसी ने कहा। मैं विपक्ष के हर चैनल पे जाता हूँ, डिबेट में भी जाता हूँ, चाहे मैं पीछे भी 2-3 चैनलों के और में भी था, लेकिन आज तक किसी विपक्ष ने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया। आपके जो मौजूदा सांसद है सुनीता दुग्गल, उनके साथ कभी मंच साझा करते हुए आप दिखे नहीं। जैसे ही अशोक तंवर को उम्मीदवार घोषित किया गया, आप सुभाष बराला के साथ मुंह मीठा करवाने चले गए। नहीं, सुनीता जी के साथ जब मैं पिछले बार जिला अध्यक्ष था तो सबसे पहले जब वो अपने टिकट लेके आई तो कार्यालय में सबसे पहले स्वागत मैंने किया, और उसके बाद उनका पहला कार्यक्रम कभी सार्वजनिक प्रोग्रामों में नजर नहीं आए वेद जी? सभी कार्यक्रमों में रहा हूं। नहीं। आप या तो आपका इस तरीके का सोचने का जो दायरा है ये आप सोच नहीं पा रहे होंगे। अगर आप पीछे कोई मेरी फेसबुक की फोटो उठाएंगे 2019 के चुनाव की, तो सबसे पहले सुनीता जी आए ही मेरे अपने फतेहाबाद कार्यालय में, पार्टी का कार्यालय। चुनाव बीते हुए सर 5 साल लगभग हो गए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको साहब। उसके बाद में तो देखो मेरी पार्टी ने जिम्मेवारी कैथर में लगा दिया जिम्मेवारी के नाते, और वो यहाँ सांसद थे। और उसके बाद में मुझे अब सिरसा लगा 1 महीना पहले, तो ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं रहा जिसके अंदर भी मेरी पार्टी ने उन दोनों ने मिलकर लगाई हो, कि वो अपनी सरकार की योजनाओं के माध्यम से काम करती है। मैं संगठनात्मक काम करता था। सुनीता जी के साथ तो मेरे बहुत सारी मान गई, चलो कि जब पीछे जब मैं जिला अध्यक्ष था तब भी, उसके बाद भी जिला अध्यक्ष। आप भी जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में बलदेव गरोआ भी जिला अध्यक्ष हैं। फर्क मानते हैं कोई कार्यकाल में आपके और उनके कार्यकाल? कोई कार्यकाल में फर्क नहीं है। पार्टी का कार्यक्रम रहता है हमारा, चाहे केंद्र की कार्यक्रम रहते हैं, प्रदेश के कार्यक्रम रहते हैं। जब मैं था तो बलदेव जी मेरे साथ जिला के महामंत्री थे, नक्सर मुनाफा जी जिला के उपाध्यक्ष थे, और सब लोग मिलकर काम करते थे। आज बलदेव जी हैं तो पार्टी का अच्छा काम हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। वेद जी, आप बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, संगठन में आपकी पकड़ है, प्रदेश सरकार में आपकी पकड़ है, केंद्र में आपकी पकड़ है। फतेहाबाद नगर परिषद में जो मौजूदा हालात है किसी से छिपे नहीं है। जो चेयरमैन है समर्थित पार्टी के हैं, वाइस चेयरपर्सन है जो समर्थित पार्टी के हैं। बावजूद उसके पार्षदों में लड़ाई झगड़ा होना, लोगों को धरना देना नगर परिषद में, लगता नहीं है कि नुकसान होगा चुनावों में से? इसका जवाब तो आपके यहाँ विधायक जी आए होंगे एक दिन बैठ करके, तो उन्होंने ठीक से दिया होगा, क्योंकि वो इन चीजों को आजकल देख रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप देखो, एक लोकतांत्रिक तरीके से हर कोई आदमी जीत करके आता है अपने अपने वार्ड से,
और जब वो हाउस में बैठता है तो वो अपनी बात भी रखता है। तो क्या है कि हाउस में बैठ करके कोई साथी अपने वार्ड की बात करता है तो हो सकता है किसी को लगता हो भी वो झगड़ा कर रहा होगा। तो ये बीजेपी के अंदर पूर्व की सरकारों में क्या रहता था कि ये भाई एक मतलब जो ऊपर सरकार बन गई और यहाँ स्थानीय विधायक होता था तो वो उस हाउस को वही चलाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में चाहे वो जिला परिषद के अंदर हो तो जिला परिषद के अंदर भी बजट पेश करने की अलग से प्रक्रिया उन्होंने बनाने का काम किया है। और जितने हाउस हैं, चाहे हम मान के चलो चाहे ये नगर परिषद का हो, नगर पालिका का हो, चाहे ब्लॉक समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो, तो एक लोकतांत्रिक तरीके की प्रक्रिया अपनाने का काम किया जाता है। जो सुन के जो आदमी आओ अपनी बात रखे, अपने वार्ड की बात कहे और उसकी बात को सुना जाए। तो यही विषय रहता है। पूर्व के हिसाब से आप कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा वो झगड़ा है, लेकिन वो अपनी बात कह रहे होंगे कहीं ना कहीं। लोगों को रात भर धरना देना पड़ा रहा है। यहाँ एक महिला जो बंदर के डर से कूदकर छत से घायल हो जाती है, नगर परिषद में गुहार लगाती है, 3 दिन तक समाधान नहीं होता, चौथे दिन मजबूर होकर उसे घायल अवस्था में धरना देना पड़ता है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विफलता है क्या? देखो ये बिल्कुल गलत है कि अगर मान लो कोई एक हमारी बहन जो है वो बंदर के डर से नीचे गिरती है, उनको चोट लगती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी पूरी संवेदनाएं उस बहन जी के साथ है और इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि इसका जब प्रशासन के संज्ञान में ये चीज आई होगी या हमारे स्थानीय जो लोग देख रहे हैं तो उन्होंने तुरंत इस पे कोई एक्शन लेने का काम किया होगा जरूर। वैसे जो फतेहाबाद है नशा बहुल क्षेत्र माना जाता है, पंजाब की निकटवर्ती सीमाएं हमारे साथ लगती है। राजनेता आते हैं, अफसर आते हैं, नशे पर लगाम लगाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन स्थिति वही डाक के 3 पात वाली रहती है। वेद फुल्ला का क्या एक्शन रहेगा नशे को लेकर? तरुण जी देखो, ये एक बड़ा यक्स पर्सन है हमारे सामने और इसमें कोई राजनीति नहीं। मैं यहाँ बैठ करके आपको ऐसी बात कहूँ कि ना भाई बल चुटकी में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब देखो 2 तरीके की बात होती है तरुण जी। अगर कोई सरकार के आदमी की मतलब पीछे प्रयोजित तरीके से वो चला रहा है, मान लो कोई सरकार का कोई आदमी बेच रहा है, प्रशासन को कहा जा रहा होगा भी आपने इसके अंदर कोई कुछ एक्शन नहीं लेना, ये काम मैं कर रहा हूँ, तो वो ठीक क्वेश्चन सीधा प्रश्न चिन्ह बनता है सरकार के ऊपर और सरकार के नेताओं के ऊपर बनता है। एक ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 9.5 साल से हमारी सरकार है और सिंगल मैन आदमी भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसको यूं कहा जा सकता है कि इसकी आड़ में ये बेचा जा रहा है। दूसरा, ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई हमारे आई है। अकेला प्रशासन नहीं और अकेला जिसकी सरकार नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आज हमारी सरकार है हम कल भी हमारी सरकार ही रहेगी, मैं दावा करता हूँ। फिर भी फ्यूचर में किसी की और की सरकार आती है तब रुक पाएगा जिसमें समाज की भी भागीदारी निरंतर रहे। अपने बच्चों पे ठीक से ध्यान रखें, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे हैं, ऐसे कोई जो लोग दिख रहे हैं, खुद जब तक समाज सामने नहीं आएगा तो तब तक इस बुराई को रोकना मेरे को लगता है। मैं बिल्कुल कैमरे के सामने कह रहा हूँ, इसको आप मेरी कहीं लगता होगा भी सरकार में रह करके मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ, लेकिन सच है इस बुराई को खत्म करने में समाज का भी उतना योगदान चाहिए, प्रशासन का भी उतना योगदान। आपकी टीम बहुत बड़ी है वेद फुल्ला की। यदि मैं चुनावी टीम की बात करूं, कार्यकर्ताओं की टीम की बात करूं, साथियों की बात करूं, तो आपकी टीम बहुत बड़ी है। आने वाले चुनावों के अंदर विशेष मुद्दा रखेंगे कैसे आप? विशेष मुद्दा मैं समझ नहीं पाया क्या मतलब इसको अपने अभियान में रखेंगे ना? अभी मैं तो आज भी तैयार हूँ, मैं आज भी तैयार हूँ। देखो मेरी कहीं भी कि समाज में कोई समाज का साथी ड्यूटी लगाने की लगाए तो मैं आज भी तैयार हूँ, मेरी टीम भी तैयार है और हम तो पर्याप्त को अकेला मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, जैसे आप भी काम कर रहे हो, आप अपने क्षेत्र में पत्रकारिता के नाते काम कर रहे हो, हर आदमी को बुरा लगता है इस क्षेत्र में और हर आदमी योगदान करना चाह रहा है। कोई भी कहीं भी कोई मतलब मेरी पहल चाहे मैं विधायक बनने के नाते नहीं, भाई मैं कल को टिकट मिले मैं विधायक बनूं तब मैं इस पे पहल करूंगा, तो मैं आज भी पहल करने के लिए तैयार हूं। आज भी मेरा प्रयास रहता है, अभी मैं कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बातचीत करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, तो यही रहता है कि भाई कम से कम इस चीज को ठीक करने में आप अपना योगदान दें। अनिल विज जी हैं जो नाराज चल रहे हैं नायब सरकार से। आज भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन अनिल विज जी के साथ साथ एक अहिर नेता भी नाराज हो गए। क्या लगता है कि नुकसान होगा क्या इसका भी? देखो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये बातें जो है एक प्रदेश की जो सरकार जिन्होंने चलाई है, अनिल विज जी पिछली सरकार में भी मंत्री थे और आज भी जिन्होंने गृह मंत्रालय जैसा एक महत्वपूर्ण जिनके पास डिपार्टमेंट था, और अहिरवाल के जिन नेताओं की हम नाम लेते हैं तो बड़े आदरणीय नेता हैं और वो उनको जब लोगों और जहाँ मतलब उनके फादर साहब ने इस हरियाणा प्रदेश की सेवा करी, आज भी लगातार वो सेवा कर रहे हैं। और चाहे वो कांग्रेस में थे चाहे बीजेपी में, जिनके ऊपर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का कभी आरोप नहीं रहा, तो बड़े सूझवान नेता है। हरियाणा प्रदेश की जनता उनका मान सम्मान करती है। तो ये गुस्सा होने वाला विषय, हटने वाला विषय मुझे तो कहीं लगता नहीं कोई ऐसी कोई बात होगी। ये मीडिया की अपनी एक उपज है, क्योंकि देखो ब्रेकिंग तो तभी होगी ना भी आप अनिल विज की चलाओगे या कोई अहिरवाल नेता जी की चलाओगे, तभी ब्रेकिंग से लोग जुड़ते हैं। आपने मीडिया के ऊपर इल्जाम लगाया, अभी आपने कहा मीडिया की उपज है।
मंत्रिमंडल की बैठक में से अनिल विज का बाहर निकल जाना, इसको कैसे देखेंगे आप? नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं था और बाहर निकल जाना, वो विधायक दल की बैठक थी। विधायक दल की बैठक में वो चर्चा कर रहे थे और उनको लगा भी मेरा कोई, उन्होंने खुद में कहा नेक्स्ट घर जाकर के बाद में, और आज भी उनका खुद का अगर आप देखो तो उनका ट्वीट भी है, बयान भी है कि ऐसा कोई विषय नहीं है, मैं निराज हूँ, मैं जनता की निरंतर सेवा कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। और नायब जी जो है मेरे छोटे भाई हैं और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं तो अच्छा काम करेंगे, मेरा सहयोग जो हमेशा उनको रहेगा। तो उनका खुद का बयान है। अब मैं उनके बारे में क्या लगाऊं, एक अलग बात है। नवनियुक्त जो प्रदेश के मुख्य नायब सैनी का कोई लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है अफसरशाही चलाने का, क्या लगता है आपको कि प्रदेश को चला पाएंगे? जी, इसका जवाब तो देखो आप मनोहर लाल जी के तरीके से देखिए। जब मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो पहले कहीं भी चुन के नहीं आए थे, हालांकि लगाओ भी कहीं मेंबर तक नहीं रहे होंगे किसी भी उसमें पंचायत के भी। पहली बार वो विधायक करनाल से बने, 2016 के अंदर वो मुख्यमंत्री बन गए। लोगों ने यही बात कही थी कि भाई ये संघ के एक प्रचारक के रूप में रहे हैं, काख में झोला डालने चलने वाला आदमी, उसको क्या पता राजनीति क्या होती है। और आज अगर सर्वे आप कराओ, लोगों से आप मिलो, तो हरियाणा के सबसे अच्छे और सबसे मतलब ये मान के चलो कि ईमानदार मुख्यमंत्री उनकी गिनती होती है। तो नायब जी तो देखिए कि विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, पीछे मंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, युवा है। तो दूसरी बात है उनके पास एक टीम है, जो मनोहर लाल जी की टीम भी पहले जिन्होंने काम किया है, मतलब जो नीतियां बनी हुई है, और वो एक अच्छे मतलब नेता है। तो एक लगातार आदमी जब जीत के आता है और काम जिन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पे भी किया है, तो अच्छा खासा अनुभव जो है नायब जी को है। और मैं तो उनके साथ मैंने खुद ने खूब काम किया है, तो मैं तो अच्छे से उनकी शैली को जानता हूं, तो अच्छे से वो पकड़ भी करेंगे अधिकारियों पे भी, और सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिले, निश्चित रूप से इसमें मान के चलो कि नायब जी अच्छे कामयाब होंगे। लगता है कि बीजेपी सरकार में अफसरशाही हमेशा से आ भी रही है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और मैं मानता भी नहीं हूँ। क्योंकि आज अगर मान लो कोई भी आदमी घर बैठे किसी का योजनाओं का उसको लाभ मिल रहा है, तो वो मिलता तो लगातार अधिकारियों के माध्यम से ही है ना जी। अगर ऐसा होता तो आज जितनी योजनाएं मनोहर लाल जी की सरकार में चली और मोदी जी की सरकार में चली, तो वो सारी की सारी योजनाएं जनता तक पहुंची हैं तो अधिकारियों के माध्यम से ही पहुंची हैं। हाँ, इक्का दुक्का कोई आदमी जो रहता है कि जिसके मन में कोई ऐसा रहा हो। देखो पूर्व की सरकारों में क्या होता था तरुण जी, के अधिकारियों को एक आदमी, उनका एक काम तरीका था, जब भ्रष्टाचार होता कैसे था हरियाणा प्रदेश में, मेरा एसपी लगा दिया, मेरा डीएसपी लगा दिया, मेरा डीसी लग गया, मेरा एसडीएम लग गया, और उसके ऊपर एक आदमी का कंट्रोल होता था, और वो कंट्रोल उस आदमी से कंसर्न होता था। उस आदमी के पास जाके कोई कहता था मेरे उसको फोन करो जी, मेरा ये काम होना चाहिए, तो वो उसकी सुनता था, क्योंकि उसको पता था उसका लगाया और उसकी साथ वो होती थी। लेकिन यहाँ ऐसा कोई विषय नहीं है कि किसी एक आदमी के कहने से डीसी एसपी या कोई आदमी लगाया जाए। वो सीधा कहा जाता है कि सरकार का काम करना है, ये योजनाएं नीचे तक ले जानी, आम जनता को सुनना है। तो लोगों को लगता है कि अधिकारियों पे किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि आम जनता की सुनाई है। आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हरियाणा में सरकार थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जवाई यहाँ पे फतेहाबाद में घूमते थे। अब एक बात बताइए, अब तरुण जी का काम पड़ गया एसडीएम के पास, और उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जवाई ने फोन कर दिया कि भाई वेद फुल्ला आ रहा है, तो इसकी सुननी है, चाहे वो वेद फुल्ला गलत ही क्यों ना हो और तरुण जी सही क्यों ना हो, तो एसडीएम किसकी सुनेगा? मैं तो जाके कहूंगा ना भी फलाने आदमी की चल रही है, लेकिन आपने जो चीज भुगती वो किसने महसूस करी? आज किसी भी थाने में, किसी भी तहसील में, किसी भी कोर्ट में या कहीं भी किसी भी तरीके से कोई आदमी ये तो नहीं कहता ना कि भाई तेरे खिलाफ फलाने नेता का फोन आया हुआ है, पहले मैं उसकी सुनूंगा। तो लोगों को लगता है कि ये भी, खास करके कौन कहता है ये बात? ये काम वो कहते हैं कि जो पहले पूर्व की सरकारों में रह करके ऐसी दबंगई जिन्होंने चलाई है, आम जनता खुश है इस बात से। वो कहती है कि भाई मेरे को किसी नेता के जाके हाजिरी मारने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं चाहता हूं और मेरी सुनाई होती है। फतेहाबाद के स्थानीय विधायक दुड़ाराम के 4.5 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? वो तो जनता बताएगी। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टी ने, मैंने पहले भी जैसे आपने कहा कि मुझे आपने सुनीता जी के बारे में क्वेश्चन पूछा, देखो हमारे यहाँ पार्टी की जब सरकार बनती है, जैसे मतलब आज बीजेपी की 9.5 साल से सरकार है, हम नीतियों के माध्यम से काम करते हैं। नीतियां जितनी मनोहर लाल जी ने बनाई उनका लाभ फतेहाबाद में भी उतना ही मिला जितना करनाल में मिला। अगर अब देखो, अब डी ग्रुप की भर्ती का रिजल्ट आउट हुआ, उसमें अगर मैं थोड़ा दिन पहले यहाँ अपने किरडान गाँव पड़ता है, यहाँ से हम जहाँ बैठे हैं तो शायद से 8-9 किलोमीटर की दूरी भी होगा, 27 बच्चे लगे हैं। और उससे पहले सी ग्रुप की भर्ती थी, 15 से ज्यादा बच्चे लगे हैं। और गांव वालों ने ये कहा कि 9.5 साल के अंदर हमारे गांव में ज्यादा नहीं तो 200 से ज्यादा बच्चे लगे। तो लगे तो बीजेपी की नीतियों के माध्यम से ही है। पूर्व की सरकार में क्या होता था कि भाई विधायक था तो कहता था कि भाई ये मैंने काम करवाया है, बट अब ये क्या होता है, काम किसने कराया? जब हमारा विधायक भी ये बोलता है, सांसद भी ये बोलता है, जिलाध्यक्ष भी ये बोलता है, पार्टी के सभी पदाधिकारी बोलते हैं ये काम हमारी सरकार ने कराया है। तो काम तो हुए हैं, ये 4.5 साल के अंदर खूब काम हुए हैं।
आप अगर बात देखो, किसानों का विषय भी कई बार जनता के बीच में आ जाता है, कभी किसानों के लिए क्या किया गया है। मैं भी कई बार लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मैंने ये कहा कि देखो, पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, हमने किसानों के लिए जितना किया है आज तक किसी ने नहीं किया। मैं उदाहरण के रूप में भी कहता हूँ, आपके चैनल के सामने भी कहता हूँ कि फतेहाबाद के अंदर 97,000 किसान जो हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के साथ जुड़े हुए हैं। उनके खाते में हमने 2-2 हज़ार की 15-15 किस्तें, किसी के 12, किसी के 13, किसी के 14, किसी के 15 डालने का काम किया। अगर आप देखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से फतेहाबाद जिले के अंदर एक किसान को 2 बार या 3 बार लगाएं, उसमें लाखों किसानों को 550 करोड़ रुपए देने का काम किया है। और हमने फसल खराबा का भी देखो, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और उसके बाद में 97 के अंदर फतेहाबाद जिला बना जी। और 1 नवंबर 1966 से लेकर के और 2014 तक का रिकॉर्ड उठा लो, 97 से लेकर के 2014 तक का रिकॉर्ड उठा लो, फतेहाबाद में जितना काम हुआ था किसानों के लिए इतना वर्षों में, उससे कई गुना फालतू हमने किसानों का 9.5 साल में किया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ। कोई भी नेता डिबेट करना चाहिए इस विषय में, डिबेट करने के लिए तैयार, अपने आंकड़े लेके हम आंकड़े देने के लिए तैयार। संगठन के बड़े ओहदेदार जब आपसे फतेहाबाद विधायक के बारे में रिपोर्ट लेते होंगे, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं करते होंगे ना आप? नहीं, ऐसा कोई बीजेपी में ऐसा कभी होता नहीं है। ना कोई किसी से रिपोर्ट लेता है और ना ही अपना, देखो आजकल तो बहुत तकनीक का जमाना है, बहुत ज्यादा तकनीक का जमाना। किसी के बारे में पता करना हो तो किसी को ये लग सकता है कि देखो यहाँ से दुड़ाराम जी को टिकट मिली हुई है, पिछली बार उन्हें आए थे एकदम पार्टी में, उनको टिकट मिली, स्थानीय विधायक हैं, मैं उनको टिकट मांग रहा हूँ। हो सकता है मैं उनके बारे में कोई बात कहूँ तो लोगों को ये लगा वेद फुल्ला से टिकट मांग रहा है, आलोचना कर रहा होगा। और मैं हो सकता है उनके बारे में अच्छी बात कहूँ तो ये लगता होगा साथ में मिलकर कोई काम करना चाह रहा होगा। तो अपने अपने कयास होते हैं। लेकिन आजकल तो तकनीक का जमाना है, कौन सही है कौन गलत है, कैसे काम कर रहा है कौन कर रहा है, तो आज पार्टियां सभी सर्वे करवाती हैं। आप अपनी बात कह दीजिए, कयास लगाने दीजिए। नहीं, मैं कोई मेरे से पूछेगा तभी ना। पार्टी ऐसा कुछ है नहीं, सिस्टम यहाँ से कोई पूछने वाला। और मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा कि मैं किसी की जाके शिकायत करूं। आज तक मेरा कभी स्वभाव ही नहीं रहा कि मैं जाकर के किसी का शिकायत करूं, देखो जी गलत करे, सही कर रहा है। देखो, किसी के कहने से कोई गलत नहीं होता और किसी के कहने से कोई सही नहीं होता। ये पार्टी अपने आप पता कर लेती है सब चीजों का। 2024 विधानसभा चुनावों में वेद फुल्ला का विजन क्या है? देखो, मैं तो यहाँ 2024 के ही नहीं, विजन मेरा तो एकमात्र यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज जनहित के काम कर रही है। पार्टी मेरा जहां ड्यूटी लगाई, क्योंकि मैं 28 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। आप मान के चलो कि मैं पार्टी के सबसे पहले युवा मोर्चे का मंडल का महामंत्री रहा, फिर युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष रहा। मैं कोई मतलब सीधी छलांग लगाया नहीं, मैंने मंडल के अध्यक्ष से मैं युवा मोर्चे का जिले का महामंत्री रहा, फिर युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा, फिर मैं जनरल बॉडी के मंडल का महामंत्री रहा, फिर मैं अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सदस्य रहा, फिर मैं सदस्यता प्रमुख रहा, फिर मैं जिला अध्यक्ष रहा, मैं प्रभारी रहा। मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे को पार्टी ने आगे बढ़ाया। तो मेरा विजन देखो, आज तो लग रहा है कि भाई पार्टी की सरकार है, मोदी जी का नाम है, पार्टी ने काम किया। जिस समय मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी तब तो दूर दूर तक नहीं लगता कि बीजेपी राज करेगी। कि मन में ये था कि राष्ट्रवाद और जो मैं सनातन का को लेकर के जो मेरे मन में रहता है, जो मेरा खून जो है वो सनातनी थोड़ा हद में ज्यादा रहता है। तो यही है कि मेरे जो सनातन की जय जयकार हो और मेरा जो ये देश है दुनिया के अंदर एक बार फिर सिरमौर बने, इसके लिए मैं मेरा कितना भी योगदान कर पाऊं, किसी भी मूड में कर पाऊं, चाहे मैं पार्टी का कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष कर पाऊं, या पार्टी मुझे विधायक रह करके मेरे से योगदान ले, जिस भी रूप में लेना चाहिए मैं देता रहूंगा। मेरा यही विचार। पार्टी के लिए तो आप न्यौछावर होने को तैयार हैं, फतेहाबाद विधानसभा के लिए क्या करना चाहते हैं? फतेहाबाद विधानसभा भी अगर जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने जो काम किया, जितना भी मतलब यहाँ विधायक नहीं था तो मैंने जो काम मेरे सामने है मैंने करने का प्रयास किए। कल को पार्टी मुझे यहाँ से टिकट लड़ा कर दे करके विधायक बनाती है तो फिर भी जो जितने कोई काम मेरे सामने आएंगे मैं सारे करूंगा। विजनरी देखो मैं आज ये कहूँ कि भाई इसके बाद फतेहाबाद में ये होना चाहिए, वो तो आज भी तो होना चाहिए। आज भी तो मेरी सरकार है, वो कल क्यों, वो आज भी होना चाहिए। अच्छे काम पार्टी कर रही है, सरकार अच्छे काम कर रही है और मुझे मौका मिलेगा तो और भी अच्छे काम। आज कलम का अभाव है ना आपके पास? नहीं, कलम का अभाव, मनोहरलाल जी थे मुख्यमंत्री, थे नायब जी मुख्यमंत्री अब हैं, और बराड़ा साहब यहाँ से प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, अब राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन बात तो जाके कह ही सकता हूँ ना। फतेहाबाद से वरिष्ठ नेता और 2024 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में विधायकी के उम्मीदवार वेद फुल्ला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उनका विजन है वो साफ क्लियर है। उनका विजन पार्टी के प्रति न्यौछावर हो जाना ही है। उन्होंने कहा है कि आज जो उन्हें पद मिला है वो एकदम से ही नहीं मिल गया है, बल्कि छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ते हुए आज वो इस पद तक पहुंचे हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जब हमने इनसे नशे के मुद्दे को लेकर बातचीत की तो इन्होंने कहा कि बड़ा यक्ष पर्सन है, नशे के मुद्दे को न राजनेता है जो
जो नशा मिटा सकते हैं, ना अफसर मिटा सकता है। इसके लिए समाज की भागीदारी होनी जरूरी है। समाज यदि नशे की रोकथाम में भागीदारी सुनिश्चित करता है तो नशे पर अवश्य लगाम लगाई जा सकती है। जब हमने इनसे फतेहाबाद के स्थानीय विधायक दूराराम के कार्यकाल के बाबत जानकारी लेना चाहिए तो उन्होंने कहा कि यह तो आप लोग बता सकते हैं या फिर सरकार के नुमाइंदे बता सकते हैं। वह कौन होते हैं किसी के बारे में कुछ बोलने वाले, क्योंकि उनका कभी स्वभाव ही नहीं रहा है कि कभी किसी के बारे में जाकर बुराई करे। जब हमने इनसे जाना कि वर्तमान में सांसद सुनीता दुग्गल के साथ कभी अपने सार्वजनिक मंच साझा नहीं किए तो उन्होंने कहा कि आपकी जो जानकारी में अभाव है। हमने अनेकों बार है सुनीता दुग्गल के साथ जो मंच है साझा की है। जब हमने इनसे जाना कि सुभाष बराला आपके नजदीकी है, राज्यसभा सांसद हैं और टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली बीजेपी में कब शामिल होंगे, यदि शामिल हो जाते हैं तो सुभाष बराला और देवेंद्र बबली के जो दिल आपस में मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि यह तो देवेंद्र बबली या सुभाष बराला ही बता सकते हैं। आज वेदफुल्ला ने साफ कर दिया है कि 2019 में भी वे टिकट के दावेदार थे और 2024 में भी पार्टी से टिकट की मांग करते हैं। यदि पार्टी को उनमें कुछ भी खूबी नजर आएगी तो पार्टी उन्हें टिकट देकर अवश्य विधायक का उम्मीदवार बनाएगी। ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि बीजेपी पार्टी वेदफुल्ला पर कितना विश्वास करती है और कितना इनको मायूस करती है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।